हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है एटम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटम होता क्या है, कौन सी चीज़ है जिसको हम एटम बोलते हैं या फिर एटम की डेफिनेशन क्या है। देखिए, एटम की डेफिनेशन कुछ इस तरह की गई है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो है वो सबसे छोटी यूनिट जो कहा गया है वो एटम को कहा गया है। अगर हम किसी चीज के जो है पार्टिकल्स करते जाएं, उसको छोटे से छोटा करता जाए, तो उस वक्त सबसे छोटी यूनिट जो हमको मिलेगी, सबसे छोटा जो पार्टिकल हमको मिलेगा जिसको हम एक यूनिट जो है बोल सके, तो वो सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो एटम होता है। और एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी रखता है। एक एटम के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरे जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करती है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि एटम क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कोई भी जोहर होता है, कोई भी एटम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। जो जिसके अंदर पहला पार्ट जो होता है उसका न्यूक्लियस होता है, उसका मरकज़ा होता है। जो बीचों बीच का पार्ट, जो सेंट्रल एरिया होता है, वो मरकज़ा होता है, जिसके अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। मतलब एटम के अंदर बेसिकली जो तीन पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उसमें से दो पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो तीसरे टाइप का पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर या शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो लगातार सर्कुलेट करते हैं, घूमते रहते हैं इन शेल्स के अंदर, इन ऑर्बिट्स के अंदर। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ये देखे कि एटम होता क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। उसके बाद हमने ये देखे कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली ये होता है कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास जो है इस तरह के ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो तीन तरह के पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन तरह के पार्टिकल जो है किसी भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं। और जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो तीन तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी मुस्बत भाग होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। दूसरे टाइप का जो पार्टिकल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल एंगल से बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बल्कि ये न्यूट्रल होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स, जो पार्टिकल्स जो है वो घूमते रहते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमने तीन देखे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके हिसाब से हमने उनको ये देख लिया कि किस तरह से उनका कौन से चार्ज होते हैं। अब एटम से जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम देखेंगे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये हम देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर की या जोहरी अदद की डेफिनेशन कुछ इस तरह कही गई है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है, वो प्रोटॉन की तादाद को उस एटम का एटॉमिक नंबर कहा जाता है। फर्ज कीजिए कि हम सोडियम के एटम के बारे में अगर बात करें, तो सोडियम के न्यूक्लियस में ये 11 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है या 11 है। हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास, उसके अराउंड में जो है रिवॉल्व करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर हम सोडियम की एग्जांपल ले, तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके मरकज़े के आसपास जो है वो घूमते रहेंगे। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। तो हम ये देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, ये एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं प्रोटॉन की तादाद को, कि किसी भी जोहर के अंदर या किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं
उस नंबर को, उस तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की। उसके बाद दूसरी टर्म या दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास मौजूद है वो है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। और इसके हिसाब से एटॉमिक मास नंबर किसको बोलेंगे, जब किसी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्लस की जाती है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब हम प्लस करते हैं तो एक टोटल नंबर हमको मिलता है, और इस टोटल नंबर को हम जो है वो उस एटम का एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, जिसको जो है हम कैपिटल ए से जाहिर करते हैं, दैट इज द एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक नंबर जो है इसको हम Z से जाहिर करते हैं। तो इस तरह से एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और पूरा एटम का जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जमा होता है। तो इस तरह से एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास हैं। अब इन डेफिनेशंस की बुनियाद पर, इन दोनों की बुनियाद पर एटम्स की डिफरेंट टाइप बताई गई है। सबसे पहले हमको कहा गया है आइसोटोप। आइसोटोप, अब हम ये देखेंगे कि आइसोटोप होते क्या है। आइसोटोप दो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका जौहरी अदद एक हो, लेकिन जौहरी कमियती अदद यानी एटॉमिक मास नंबर जिनका डिफरेंट हो, ऐसे एटम्स को जो है हम एक दूसरे के आइसोटोप्स बोलते हैं। अब अगर हम किसी एलिमेंट को अगर ले ले, सपोज हमने सोडियम का एलिमेंट ले लिए और सोडियम के दो डिफरेंट एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो वो दोनों एटम एक दूसरे के आइसोटोप कहलाएंगे, जिसको उर्दू में हमजा कहा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, दैट इज आइसोबार। आइसोबार ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक मास नंबर सेम हो, जौहरी कमियती अदद जिनके सेम हो, लेकिन जिनके जौहरी अदद डिफरेंट हो, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ऐसे तमाम एटम्स को जो है एक दूसरे के आइसोबार कहा जाता है। तो आइसोटोप, आइसोबार, उसके बाद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो एटम से जुड़ी हुई है। हमने देख लिया कि किस तरह से जो है एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास जो है घूमते रहते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी शेल के अंदर, किसी ऑर्बिट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, क्योंकि हर शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की स्पेशल कैपेसिटी होती है, और ये कैपेसिटी को, इस इलेक्ट्रॉन को जमा करके या उनको जो है रिवॉल्व करने की जो कैपेसिटी है, उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये जो है मालूम करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, दैट इज 2n²। इस फॉर्मूले के जरिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सपोज हमको किसी ऑर्बिट के अंदर ये पता करना है कि भाई इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं। सपोज हम चौथे ऑर्बिट के अंदर पता करते हैं कि चौथे ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर यानी 2n² के अंदर n की जगह पर 4 रखेंगे, यानी 2 * 4², इस तरह से आपको मिलेगा 16 * 2 यानी 32, और हमारे पास एक नंबर आ गया दैट इज 32। मतलब इस फॉर्मूले के जरिए हमने ये मालूम कर लिए कि चौथे ऑर्बिट के अंदर जो है वो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कम रह सकते हैं, 32 रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एटम के बारे में हमें देखी है। उसी तरह से हमको ये भी मालूम है कि हर शेल के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है। जो न्यूक्लियस से सबसे करीब का शेल होता है दैट इज K शेल, उसके बाद आने वाला जो सेकंड है न्यूक्लियस से सेकंड नंबर पर मौजूद है दैट इज L शेल, उसके बाद M शेल, और इस तरह से अलग अलग शेल्स को नाम दिए गए, K L M, इस तरह से अलग अलग शेल्स को, अलग अलग ऑर्बिट्स को नाम दिए गए। तो ये एटम की बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, मास नंबर की डेफिनेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीजें जो हमने एटम के बारे में देखी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।